माँ अगर स्नेह है तो पिता सुरक्षा है। माँ अगर करुणा है तो पिता धैर्य है। माँ अगर घर का आंगन है तो पिता उसी घर की नींव है। पिता वो जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा। पिता वो जिससे गिरकर संभलना सीखा। मृत्यु, लोग डरते हैं इस शब्द से, दूर भागते हैं इस सत्य से। अक्सर लोग कहते हैं यह शब्द भी मत बोलो वरना सच हो जाएगा। इस फादर्स डे पे मिलेंगे हम उन लोगों से जिनके पिता भौतिक स्वरूप में तो उनके साथ नहीं है, पर पिता की सिखाई हुई सीख सदा उनके साथ जीवित है। मेरे पापा के लिए जिंदगी एक सेलिब्रेशन थी। उन्होंने हमें हर पल एक उत्सव की तरह जीना सिखाया। उन्होंने हमेशा मुझे लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया। मेरी लाइफ के हर सक्सेस का सीक्रेट मेरे पापा हैं। मेरे चेहरे की मुस्कान, मेरा अभिमान, मेरी जान थे मेरे पापा। मेरी लाइफ के हर कदम पर आज भी वो मेरे साथ हैं। एक जिंदा दिल इंसान। पापा ने मुझे बंदिशों में रहना नहीं, खुले आसमान में उड़ना सिखाया। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फादर्स डे के इस एपिसोड में, एक स्पेशल पैनल डिस्कशन में, जहां हम अपने पिता के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में कहीं ना कहीं जानेंगे, पहचानेंगे और उसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे। इसी डिस्कशन को आगे लेकर जाने के लिए मेरे साथ कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हैं तो हम सब आम, पर अनुभव हमारे पास खास हो सकते हैं और हमारे अनुभव ही हमें खास बनाते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन, ये चर्चा जो हम करने वाले हैं, आप सबके लिए भी एक यादगार क्षण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ज्योति के लिए है। तो ज्योति, जैसे हम कहते हैं कि पिता जो होते हैं बच्चों के हीरो होते हैं और किसी के लिए पिता एक स्ट्रॉन्ग इमेज होते हैं, तो आपके पिता आपके लिए किस इमेज में है? मेरा तो शब्द चुरा ही लिया आपने क्योंकि मेरे पिता तो मेरे लिए हीरो नहीं, सुपर हीरो थे। हीरो भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो इतनी आकर्षक व्यक्तित्व रहा है उनका, बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व, विशाल काय, भव्य पर्सनालिटी वाले इंसान थे वो। और मेरे हीरो नहीं थे। जहाँ हम रहते थे सब आंटियों के हीरो थे, वो सब टीचर्स के हीरो थे, वो इतने अट्रैक्टिव थे। और दूसरी तरह हीरो होता है कोई अपने कर्मों से। तो जो उनका हार्ट था, लार्ज हार्टेड मैन, बहुत कंपैशन, बहुत लोगों के लिए काम करते थे। और मैं उनको सुपर हीरो इसलिए बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में वो एक बहुत मजबूत चट्टान की तरह रहे हैं और हमेशा यही बोलते थे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो बस मेरे पास आ जाना। तो मुझे पता था और वो विश्वास था कि वो हमेशा मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये मेरे पिता मेरे लिए अभी भी है मेरे मन में। बिल्कुल सही। आई थिंक जो सपोर्ट सिस्टम हमारा बनता है, जो हमें एक तरह से स्ट्रेंथ मिलती है पीछे से, वो हमारे पिता बाखूबी उस चीज़ को करते हैं। तो आप क्या कहती हैं अनु इस चीज़ के बारे में? आपका कैसा रिश्ता? क्योंकि कईयों के लिए दोस्त, जैसे ज्योति ने कहा कि हीरो, सुपर हीरो, आपके लिए कैसा? आई नो, बहुत बहुत दिल को छूने वाली ये बात है, क्योंकि ना हर एक के पिताजी, हर एक के फादर साहब उनके लिए बहुत एक सुपर हीरो होते हैं। एंड ऑफ कोर्स 101% मेरे फादर भी मेरे लिए बहुत बहुत सुपर हीरो हैं। अभी 6 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन आज भी ना वो निकलते हुए बहुत दिल धड़कता है एकदम।
और जो मेरे फादर साहब है ना, उनकी एक सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है और थी, उन्होंने ना अपने परिवार के अलावा हमेशा ना अपने परिवार से ऊपर उठ के समाज को बहुत दिया और उनके साथ सहयोग किया। हम लोग बहुत कम मिल पाते थे हितेश जी उनसे ना, मतलब सारे दिन में ना, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा बिजी स्केड्यूल होता था। पर मुझे आज भी याद है 24 घंटे के अंदर चाहे हम उनसे 2 मिनट बात करते थे, 2.5 मिनट बात करते थे, 3 फ़ोन पे ही होती थी अक्सर, लेकिन ना वो पूरा दिन लिंगर करती थी। मैं अभी जैसे बोल रही हूँ ना, तो भी मेरे ना एक वाइब्रेशंस पूरे वो गूज बम्स की तरह निकल रहा है, क्योंकि ना मुझे वो याद आ रहा है कि जैसे फ़ोन पे हम, तो जैसे अगर हम लेटे भी होते थे पलंग पे, क्योंकि फ़ोन पे बात हो रही है, तो वो उठ जाते थे हम लोग बड़ा, हाँ जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ जी जी, यू नो, सो दैट मेमोरी, a strong memory, I carry it in all my cells, and that was his super duper great memory। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बारी ना ये लगता है कि यार पेरेंट्स ना हमें टाइम नहीं देते या क्वांटिटी नहीं होती, पर वो 2 मिनट की क्वालिटी ना वो 24 घंटे लिंगर होती थी। दैट्स लाइक आई रिमेंबर द मोस्ट अबाउट हिम। आई थिंक बहुत बहुत सुंदर, और मैं कहूँगा कि आपके शब्द वाकई में, आपके शब्दों से हम जान पा रहे हैं कि आपके पिता किस व्यक्तित्व के होंगे। कुछ हो रहा है थैंक यू सो मच। तो कपिल, आप अपने पिता के बारे में और आपका पिता के साथ कैसा रिश्ता क्या था उसके बारे में बताइए। जी, तो ज्योति जी और अरुण जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। कहते हैं कि पिता अंदर बाहर से सख्त होते ही हैं, तो अब जब मैं पिता हूँ तो इस बात को और अच्छे से समझ पाता हूँ। तो मगर सख्त होने के बावजूद भी उनके अंदर जो डांट था, उनका जो सिखाने का तरीका था, वो बड़ा ही प्यार भरा हुआ करता था। कभी वो डांट भी देते थे तो शाम को प्यार भी किया करते थे। और उनका जीवन में जो संघर्ष करना था, उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। तो जो भी उनका संघर्ष था उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए था। वो समय कम दे पाते थे क्योंकि वो परिवार के लिए समय बाहर बिताते थे, और जो भी कुछ वो करते थे वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करते थे। तो यही एक पिता होता है। अब जब मैं पिता हूँ तो इस चीज़ को और समझ पा रहा हूँ। तो एक प्यार उनकी तरफ से भी था जो अनकहा था। कभी पिता अपने बच्चों से ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, शायद पूरी ज़िंदगी निकल गई, कभी ये शब्द उन्होंने नहीं कहे होंगे, और शायद मैंने भी कभी उनको ये कहा नहीं होगा। मगर अंदर ही अंदर हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम एक दूसरे से कितना लगाव रखते हैं, उनकी डांट में कितना प्यार है, या हमारी ज़िद में कितना प्यार है उनके लिए। बिल्कुल सही। या जो भी हम ज़िद करते हैं, जो भी, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, पिता हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की जाए, संघर्ष के साथ भी या कर्तव्यनिष्ठ हो के भी, हर तरह से। तो ये एक पिता का जो रोल है वो बड़ा ही मुश्किल है निभा पाना, और बड़ा ही अच्छा है। बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि खुश नसीब हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपिल, बहुत सुंदर आपने कहा, और कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कि अपने माता का प्यार और पिता का प्यार दोनों को एक ही दृष्टि से देखने का कोशिश करते हैं, पर जबकि पिता का प्यार अलग तरीके से होता है। जैसे आपने बताया कि वो एक तरह से पीछे रहते थे और डांटते भी थे, और फिर प्यार भी था, पर प्यार व्यक्त नहीं होता, जबकि माँ का प्यार व्यक्त हो जाता है। बहुत सुंदर। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जैसे फूल से उसकी खुशबू अलग नहीं हो सकती, तो उसी तरह से हम अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकते, भले ही वो शरीर में हैं या नहीं हैं, तो वो तो हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर हमेशा जिंदा ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो अमूल्या, आपको क्या लगता है कि कैसा रिश्ता आपका आपके पिता के साथ? मैं नहीं कहूँगी कि वो पिता थे या हैं, वो हमेशा फ्रेंड रहे हैं। एंड वो रिलेशनशिप हमेशा ऐसा ही था कि वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मुझे मेरी चॉइसेस हों। कभी मैंने अबैकस सीखा, मैंने म्यूज़िक सीखा, फिर डांस सीखा, फिर मैंने आर्किटेक्चर की क्लासेस करी। फिर मैंने कहा नहीं करना मुझे आर्किटेक्चर, ठीक है ओके, नहीं करता आर्किटेक्चर, मैं ये करना चाहती हूँ, ठीक है ओके। फिर मुझे
मतलब जो चाहते हो एक फ्रेंड की तरह। एंड हमेशा आई थिंक इन द लास्ट मोमेंट्स ऑल्सो उन्होंने ये कहा था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी गुरु हो, अब मेरे दोस्त भी नहीं, अब गुरु हो गई हो। तो दैट्स व्हाट, इट्स सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप कि रहते हुए या ना रहते हुए आपके साथ रहना, दैट्स बहुत, इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। यस यस यस। और ये भी है कि कभी भी मतलब मेरे दोस्त या कोई भी घर में आता हो, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की स्प्रेडिंग करते हैं, तो बहुत अनजान लोग बोल सकते हैं वो आते हैं। तो अनजान लोग हो या घर के लोग हो, सो कॉल्ड घर के लोग हो, रक्त बंधु हो, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। कोई भी आता था एक फ्रेंड की तरह, और बताओ क्या चल रहा है। तो हमेशा हर एक पर्सन एक उनका फ्रेंड ही। अभी भी जब मैं सोचूं कि उनके नॉट ओनली इन इंडिया, उनके पूरे वर्ल्ड में उनके दोस्त हैं, और मैं जानती भी नहीं वो लोग हैं कौन। तो वो दैट इज़ द ब्यूटिफुल क्वालिटी, फ्रेंडशिप नॉट जस्ट विद योर ओन किड्स, फ्रेंड सभी के साथ। सो दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स द रिलेशनशिप, वी हैव ऑलवेज बीन अ फ्रेंड टू ईच अदर। और मैं भी आपके पिता को पर्सनली जानता हूँ, तो बिल्कुल आपने जो कहा है उनके बारे में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। एक जो समान भाव उनमें जो दिखता था, और अनकंडीशनल जिसे कहते हैं कि बिना किसी शर्तों के किसी के साथ होना, किसी के साथ रहना, आई थिंक वो प्रेम की बहुत सुंदर परिभाषा खुद में ही देते थे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं अगला जो मेरा प्रश्न है, मैं आप सबसे कहीं ना कहीं शेयर करना चाहूँगा कि जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने माता पिता की कई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, भले ही बड़े हो जाएं तो हमें कहीं डिसएग्रीमेंट्स लगते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और ये डिसएग्रीमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम उनको अपने अगेंस्ट खड़ा हुआ फील करते हैं। तो आपकी ऐसी कोई याद रही जो इस समय में जब आप वापस पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसका जो देखने का दृष्टिकोण है आपका, वो कहीं ना कहीं बदल गया है? तो कोई ऐसी याद अगर आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें, आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा अनु, आपसे शुरुआत की जाए इस प्रश्न की। वेरी स्ट्रेंजली, बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि मैं पहली बच्ची हूँ, घर की बड़ी हूँ, तो बड़े वाले बच्चे को आप रिलेट कर सकते हो या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है ना। तो फादर साहब की तो बहुत जगहों पे और बहुत सारी डांट पड़ी है, और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। बहुत छोटी उम्र में ही ऑफिस ज्वाइन किया उनके साथ में मैंने, क्योंकि मुझे हमेशा से दिल में था कि नहीं, मैं उनका ही बिजनेस मुझे देखना है, चाहे वो जितने भी डांटें, कुछ भी करें, कैसे भी। तो क्या होता था, बात बात पे ना, छोटी से छोटी बात पर हमको अच्छी वाली डांट पड़ती थी। क्योंकि इसलिए नहीं कि अच्छा चेयरमैन की बेटी है तो आ जाओ बेटा सीट पे बैठ जाओ, ना ना ना, पीएन से लेकर तो ऊपर तक पहले सारे काम करो, फाइल उठाओ, फाइल लेके जाओ, ये करो, फ़ोन पे बात करो, और उसके बाद तो वो जो प्रोसेस था ना, उसके अंदर बहुत सारी डांट पड़ी हमें। लेकिन ना आज जब हरी भाई, माय फादर साहब, उनको गए हुए 6 साल हो गए हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमने उनको याद नहीं किया, क्योंकि ना हर बात पे मुझे ध्यान आता है, माय गॉड ही टॉट मी दिस, यस, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। क्योंकि ना स्कूल में भी टीचर्स मेंटोर्स होते हैं, प्रिंसिपल साहब होते हैं, लेकिन ना मेरे फादर साहब मेरे सबसे पहले मेंटोर रहे। तो मैंने जो जो उनसे सीखा, मैं आज, अगर वो कहीं सुन रहे हैं, आई एम श्योर ही इज़ हियर ओनली, तो मैं उनको ये बोलना भी चाहती हूँ कि आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत, मतलब वो पूरा एटीट्यूड टोटली चेंज, कि उस टाइम पे तो बहुत गुस्सा आता था, कि ऐसे लगता था कि क्यों बोल रहे हो, और वो भी 15 लोगों के सामने। आप अकेले में बुला लो, अकेले में बोल दो, ऐसा बोलने का मन करता था, पर क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते ना, स्पेशली फादर के आगे, तो पर बहुत कुछ उन्होंने जो सिखाया उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। इसीलिए ही मुझे लगता है कि पिता को हमेशा हम नींव कहते हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की नींव भी सो ट्रू, वहीं से। सो ट्रू। माँ तो हमें हमारा पेट भर गया, दुलार, हमें जप्पी मिल गई, प्यार हो गया, है ना। तो आई थिंक जो हमारे पिता होते हैं वो हमारे ग्रोथ, हमारा विकास कैसे होगा बाहर की दुनिया में। एब्सोल्युटली, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। मूल्या, आप क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? तो मैं ये कहूँगी कि डिसएग्रीमेंट तो नहीं था, तो क्योंकि एक क्या बोलते हैं, एक सहमति थी। क्योंकि जब आप फ्लो में रहते हो, आप समझने लगते हो कि वो क्या कहने वाले हैं, मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो हम दोनों का एक ऐसा रिलेशन था कि
मैं ऑलवेज इजी वे आउट होता था मेरा हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि करेगी ना वो सोच समझ के ही करेगी, तो वो छोड़ देते थे, मतलब बहुत फ्रीडम दिया है। तो मैं जो कह रहा हूँ तुम सुनो, वो कभी नहीं था। तो दैट वे मैं बहुत कुछ सीखना है उनसे, कि मैं भी खुद अगर मेरा किसी से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो मैं डेफिनेटली मैं एक अंडरस्टैंडिंग स्थिति में रहूँ कि वो पर्सन किधर से आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके शूज़ में रह के देखो। तो डिसएग्रीमेंट एक्चुअली होना चाहिए ही भी नहीं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और कपिल, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में मैं कहूँ कि हम दोनों ही मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ज़्यादातर कहते हैं कि जो मेल्स का एक बेटे का अपने पिता के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादातर हमारे समाज में देखा जाता है कि उसमें खटपट रहती है जी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं बचपन में आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, पर आज जब आप उसे देखते हैं तो आपको लगता है कि जो उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं ठीक था? आपने बिल्कुल सही कहा हितेश जी। एक पिता का अपने बेटे के साथ एक अलग ही किस्म का रिलेशन होता है, जिसमें कई बार खटपट भी होती है मगर बाद में रजामंदी भी होती है, और समय के साथ उस पर एक विचारों का मेल भी बन जाता है जी। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं, मगर एक किस्सा मैं ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। शायद कई सारे पिता और बेटे के बीच में जो संबंध होता है उनमें ये किस्सा अमूमन ज़रूर होता होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो वो किस्सा ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप बड़े होते हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है जी। जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपको और कुछ मिलना चाहिए, आप सक्षम हो चुके हैं कुछ भी करने के लिए। तो आप स्कूल एज में भी हैं तो आप मांगते हैं और पॉकेट मनी चाहिए। पिताजी कहते हैं क्यों चाहिए, तो आप बोलते हैं दोस्तों में खर्च करने के लिए चाहिए, तो इतना क्यों चाहिए। तो इस तरह के विचारों में मतभेद हमेशा होता है, कभी डांट भी पड़ती है। तो कभी कभी मुझे ये भी हमेशा लगा कि अरे जब सबके पिताजी दे रहे हैं तो मेरे पिताजी को भी इतना और दे देना चाहिए या उससे ज़्यादा दे देना चाहिए। कंपैरिजन आता है। जी। जब कॉलेज में आया तो इतने पैसे दे देने चाहिए, इतने पैसे क्यों चाहिए। तो एक तरीके का अंकुश और पूछताछ करना कि या जानकारी लेना कि ये पैसे कहाँ जाके खर्च करेगा, उस समय लगता था कि शायद पिताजी को विश्वास नहीं है या इतने पैसे नहीं देने चाहिए। तो एक विचारों में एक थोड़ा सा एक मतभेद रहता था कि मन ही मन में रहता था, ज़्यादा वार्तालाप के स्तर पे नहीं होता था। मगर अब जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये विचारों का मतभेद और जो पिताजी का अंकुश लगाना और जानकारी लेना आज के समाज को देखते हुए लगता है कि बड़ा अनिवार्य है। बहुत अच्छा हुआ जी। तो एक धन का मूल्य, उसको मैनेज करना, क्योंकि उस समय जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता कि हमारे कितनी जिम्मेदारियां आगे आने वाली हैं या क्या परिस्थितियां आने वाली हैं। क्योंकि एक पिता तो उस स्थान पे है जो सब चीज़ों को कर रहा है, देख रहा है, मैनेज कर रहा है। तो उनको लगता है कि उनका पुत्र भी जब आगे बड़ा हो, उनके लायक बने, तो वो सारी परिस्थितियों को सही रूप से, सही ढंग से निभा पाने के लिए उसको एक अंकुश लगाना, चीज़ों को समझाना बड़ा अनिवार्य होता है। तो ये एक किस्सा मैं ज़रूर सबके साथ साझा करना चाहूँगा। It's so relatable है ना? हाँ, very relatable। बहुत ही कॉमन है। हाँ, जीव खर्च। तो वो एक अंकुश जो उन्होंने लगाया, जो उन्होंने अनिवार्य लगाया, पूछताछ जो उन्होंने करी, तो वो कहीं ना कहीं उसने हमको उतना सक्षम आज बनाया है। और आज सेल्फ चेक के लिए बिल्कुल। तो आज हम हर चीज़ में सक्षम हैं, कभी भी फाइनेंसेस के बारे में हमें नहीं सोचना पड़ता, और काफ़ी सारी परिस्थितियों के बारे में हम पहले से सोच लेते हैं। और अब क्योंकि अपने पिता को करते देखा है, तो मैं अब जब खुद पिता हूँ तो जैसे मैंने कहा, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहूँगा और सिखा भी रहा हूँ। कि जैसे अनु और आपका, मैं कहूँगा कि पूरा जो आपका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल सेम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम वो काम ग्राउंड लेवल से करते हैं, जैसे आपने ऑफिस में जाकर ग्राउंड लेवल से, पियोन लेवल से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर गए और पैसों का हुआ। देखिए,
हम अपने जीवन में मूल्य वैल्यू करना कैसे सीखते हैं? वैल्यू तो तभी करेंगे ना जब हमें भी बताया जाए कि ये जो चीज़ है इस पे कितनी मेहनत है, और ऐसे नहीं है कि हम जता रहे हैं, पर उसको एक मध्यम भाव से समझाना और बच्चे को प्रेजेंट करना, ये भी अपने आप में कला है। और ना हर एक कोई इससे ना जुड़ सकता है इस बात से, जैसे इनके बोलते बोलते मैं भी जुड़ी। हाँ, कोई कमी तो नहीं थी, फिर भी पैसे क्यों कम देते थे? that thought comes why, बट वो हमें प्रिपेयर कर रहे थे कि देखो आने वाले टाइम के लिए तुम्हें प्रिपेयर पहले से ही हो जाओ। सो इट्स सो रिलेटेबल। ज्योति, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? डिसएग्रीमेंट्स की तो बात तब आएगी जब आपको अपना ओपिनियन रखने का कोई मौका दिया जाए। देखिए, हम यहाँ पे बात करें 1950 वाले फादर्स की, जो एक डिफरेंट तरीके के टाइम से आए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी कंडीशनिंग, जिस तरह से उनको बड़ा किया गया, बहुत ही संघर्ष में उन्होंने वक्त देखा है, टफ टाइम से। तो मेरे डैड बहुत ही कंट्रोलिंग और बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के थे। सिंह राशि जी। और मैं बीच का बच्चा, ना इधर का ना उधर का, दो बच्चों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में, और सिंह राशि, एक जंगल दो शेर। तो स्ट्रिक्ट काफ़ी थे। तो मेमोरी तो ये है कि वो कहीं जाने नहीं देते थे, कोई पिकनिक से अलाउड नहीं थे, बिकॉज हम गर्ल्स थी। तो हमें, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर और फिर एक छोटा भाई है। तो ये बहुत मुझे बात इरिटेट भी करती थी, हर्ट भी करती थी, अपसेट भी करती थी। अब छोटे हो, 10, 11, 12 साल के, सारी आपकी फ्रेंड्स जा पा रही हैं, पिकनिक पे नहीं जा पा रहे हो, आउटिंग्स पे नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे। शायद उन्होंने अपने टाइम में ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि इतनी प्लेजेंट नहीं थी, कि बहुत सारी बहनें थीं। तो उस समय वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी कि वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा। बट ये मैंने बहुत जल्दी जान लिया था कि क्योंकि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, तो एक शेर को तो मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो आई वॉज अ स्मार्ट वन, और मैं रिबेल भी बहुत थी जी, क्योंकि बीच में जब आप होते हो ना, तो आप रिबेल बन जाते हो, हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो। तो मैंने ना वो तरीका सीख लिया था मनूवर करने का। तो फिर वो साइंस स्टूडेंट ही, ट्यूशन के बहाने निकल गए। तो फिर आप ना वे अराउंड ढूंढ लेते हो कि पापा को भी नाराज़ ना किया जाए, लेकिन जो कर सकते हो वो भी कर लो। लेकिन अब जब आप वापस मुड़ के रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो, तो मुझे लगा कि शायद इतनी पाबंदियाँ, मैं नहीं बोलूँगी अच्छी होती हैं आज के टाइम में। और शायद मैंने अपनी बेटी के साथ, जो 20 साल की है, ये सब नहीं करा। उसको बहुत ही आज़ादी वाली ज़िंदगी, जिसे अमूल्य ने बोला, फ्री विल, फ्रीडम दी, ताकि वो गलतियाँ करें और उससे सीखें और वो लेसन्स को सीखें। सो आई थिंक बस एक ये चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि मेरे डैड डिफरेंटली भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज शायद उनकी सिचुएशन बहुत अलग थी। बीइंग गर्ल्स ना, क्योंकि जब लड़कियां उस टाइम पे ना बहुत कंजर्वेटिव होता था, वो भी है, क्योंकि हम भी 4 डॉटर्स हैं ना। आई कैन सो वेल इमेजिन कि यार लड़कियों के जो पिताजी होते हैं ना, दे आर वेरी पॉसेसिव अबाउट गर्ल्स, और स्पेशली आपके भाई को आज़ादी हो, आपको ना हो। हाँ, वो एक्सपीरियंस तो वो होता था थोड़ा सा, जो आपको थोड़ा अपसेट करता था। बट आई थिंक वो बाहर से बहुत हार्ड थे, लेकिन अंदर से इतने सॉफ्ट थे कि मुझे पता चल गया था उनको प्यार से पटाना कैसे है। और मेरे पापा बहुत एक्सप्रेसिव थे, अनलाइक जैसे होते हैं, तो उनको बहुत सारी हग्स करके, किसेस करके मैं अपना वे ढूंढ लेती थी उनको पटाने का। आई थिंक ये जो खट्टा मीठा रिश्ता है बिल्कुल सही। बेटियों का अलग भी होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है बॉन्ड फादर एंड डॉटर्स का। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हम पेरेंट बनते हैं, हमारे पेरेंट होने में किस प्रकार के हम पेरेंट हैं, उसके अंदर हमारे बचपन का बहुत हाथ होता है। तो हमारे पेरेंट्स जिस टफ सिचुएशन से गुजरे, उनका एक पर्सपेक्टिव बना लाइफ को देखने का। आज आप अपनी डॉटर को एक बेस्ट तरीके से दे पा रहे हैं, विच इज़ कि उनके पर्सपेक्टिव से बाहर है वो। अगर आपके साथ वो नहीं हुआ होता तो सीख भी नहीं, आप एक बेटर पेरेंट, हाँ, वो लर्न भी नहीं करते ना कि ऐसा नहीं करना है शायद। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये थोड़ा मृत्यु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिज़िकल लेवल पर आप सब अपने पिता को खो चुके हैं। तो अमूल्य, मैं आपसे शुरू करूँगा। हो सकता है कि ये प्रश्न जब हम बात करें तो थोड़े हम भावुक हो जाएं, पर कोई बात नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ एक हार्ट सेंटर में सबको होल्ड किए हुए हैं। तो जब आपको पता चला कि आपके पिता फिज़िकल बॉडी में नहीं है, तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? मेरे पिता का 10 दिन का एक संघर्ष रहा था, जहाँ पे उनके सांसों की दिक्कत हो रही थी। तो
मुझे अभी भी याद है कि मैं ऑफिस में काम कर रही थी, मुझे पता था पापा इस कंडीशन में हैं, मेरी बहन उनके साथ समय बिता रही है, मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि क्योंकि हमें ये मेडिटेशन को और लोगों तक पहुंचाना है, तो वीडियोस पे मैं फोकस कर रही थी। तो मुझे पता था कि वो उस कंडीशन में है, बट एक फिजिकल लेवल पर आप एक्सेप्टेंस में नहीं होते हो कि आपको लगता है कि नहीं यार इतना काम है, अगर धरती पर इतना काम करना है तो रुकेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ ये सब एक ड्रामा है, ये पार हो जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे वो। तो जब धीरे धीरे और डिटीरियरेट हो रहा था कंडीशन, मुझे याद है द लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे, हमने एक कॉन्सर्ट किया था उनके लिए, एक म्यूज़िक मेडिटेशन कॉन्सर्ट। तो अम्मा वीणा बजा रही थी, मैं गाना गा रही थी और अब मेरे हस्बैंड मृदंगम बजा रहे थे। तो एक कॉन्सर्ट किया था, वो स्थिति में नहीं थे फिजिकली उसको सुनने के लिए मे बी, बट वो सोल सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा। और बट धीरे धीरे पता चल रहा था, एक्सेप्टेंस आ रहा था कि अम्मा को पता है या लेखा को पता है, लेकिन हम उनके साथ सपोर्ट में थे कि हम ना तो किसी डॉक्टर के पास गए, कहीं पर भी नहीं गए, कुछ भी जो चाहते, वो जो सोल चाहता है उनको कम्प्लीटली वो सोल सेटिस्फैक्शन चाहिए उनको, क्योंकि ध्यान में आने के बाद हमने कम्प्लीटली दवाइयों को छोड़ दिया था। तो फिजिकली अगर हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या कोई नेचुरोपैथी भी ट्राई करें, वो हटा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो हम भी एक्सेप्टेंस में आ गए। मुझे अभी याद है कि 6 बजे था, अलेखिया के हाथों वो जा चुके थे, उन्होंने जोर से सांसें छोड़ी और वो जा चुके थे, फिर वो वापस आ गए। तो हमें लगा क्या ड्रामा कर रहे हो, एक तो बहुत ही ड्रामेबाज आदमी है वो एक्चुअली ना, बहुत ड्रामेबाज है। तो लगा बहुत ड्रामा कर रहे हैं, वापस आ गए तो अभी बस नॉर्मली अभी चलने वाले करके। फिर मैं ऑफिस में थी और अलेखा ने मुझे बार बार कॉल किया, बोला यू हैव टू कम, बहुत सीरियस सिचुएशन। मैंने हाँ आ रही हूँ करके, मैं तब भी मैं एक 2 घंटे मैंने खींच ही लिया था। मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे घर पहुंची और मैंने देखा कि ओके वो लोग पापा के साथ हैं, तो उनको बोला जाके खाना खा लो, मैं उनके साथ समय बिताऊंगी। उनके साथ बैठी हुई थी और मुझे पता चल रहा है वो एक नोइंग है कि दिस इज इट, बट मेरे थॉट वाइज मैं ये कह रही उनको, मैं उनके वर्बली भी कह रही थी कि पापा देखो इतना अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, इतने सब फैमिली बढ़ गया है हमारा, इतना काम करना है, ऋषिकेश में पिरामिड बनाना है, ये करना है वो करना है। मैं उनको सब बातें ये बता रही हूँ कि वो रुके, फिजिकल बॉडी में रुके। लेकिन एक सेकंड मुझे लगा कि एक सेकंड में एक आत्मा को ये शब्द क्यों कह रही हूँ रुकने के लिए, उनको पता नहीं है क्या? इमीडिएटली स्विच करके मैंने कहा पापा आपको जाना है ना, आप जाओ, आई एम विथ यू, हम सब आपके साथ हैं, we're in this जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तब उस कंडीशन में जब मैंने उनको देखा, पहले वो मेरे आंखों में आंखें नहीं डाल रहे थे, जब मैंने ये शब्द कहा हम आपके साथ हैं, उन्होंने आंखों में आंखें देखा, मेरे तरफ ऐसे आए और उन्हें छोड़ा। और हमने तो फिल्मों में देखा है ना कि शरीर छोड़ना मतलब क्या देखते हो, कैसे पता चलेगा शरीर है कि नहीं। मैंने सभी को बुलाया कि ओके मेरे हाथों में वो जा चुके हैं और हम सब चेक कर रहे हैं, हाँ ठीक है नहीं है। एंड देयर वाज नो क्राइंग, देयर वाज सच, एंड एवरीवन वाज जस्ट इन साइलेंस, वाओ दिस इज इट। एंड जब पता चला आई वाज जस्ट लाइक वाओ, कॉन्शियसली जाना, जी सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और हम कहीं और हॉस्पिटलों में या कहीं बाहर कंडीशन में छोड़ने की जरूरत नहीं। द सोल अगर चूज किया है जाने के लिए, वो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ रहना है उधर, क्योंकि आप इस सोल ग्रुप में हो, आपको बस उसको सोल को सपोर्ट करना है। तो जस्ट हमने सपोर्ट किया, उन्होंने बस इट्स जस्ट अ ब्रेथ अवे। एंड तो वहाँ पे कोई फादर नहीं है, कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं, कुछ नहीं, इट्स जस्ट सोल नेविगेट किया। सो दैट फीलिंग फॉर मी वाज वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस, एंड सो ग्रेटफुल हम थे कि ये एक्सपीरियंस हमें दिया। 10 डेज संघर्ष था वो। देखिए, जब हर कोई व्यक्ति अपना आना जाना निर्धारित करके आता है, और प्रेम ये नहीं है कि हम उनको अपने साथ रोक कर रखें। प्रेम अर्थात अनुमति,
जो आया है उसको जाने की भी अनुमति दे, जो रुका हुआ है उसको चलने की अनुमति दे, और जो चल रहा है उसको रुकने की अनुमति दे। आई थिंक हमें मृत्यु जब वो चुनते हैं अपने लिए, हमें उनकी जो उन्होंने अपने लिए चॉइस बनाई है उसका आदर करना है। इसी से ही हम भी अच्छा जी पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर उनकी मृत्यु से कहीं ना कहीं शांति नहीं बनाए हुए हैं तो हम अपने जीवन में भी देखेंगे हम ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो बहुत सुंदर, आई थिंक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अनु आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप वेंटिलेटर पे आपने बताया आपके पिता थे। मेरे फादर ही वाज अ वेरी हेल्दी पर्सन जी। और मतलब जिस साल गए हैं 2017 में, लास्ट में जिम जाते थे, स्विमिंग पूल जाते थे एंड बहुत हेल्थ फ्रीक होते थे। लाइक उनको देखकर ना ऐसे लगता नहीं था कि 10 साल या 15 साल कहीं जाने वाले हैं जी। पर सडनली रात को वो बेड से गिरे और उनको यहाँ चोट लग गई। चोट बहुत थोड़ी सी थी पता है, लेकिन अभी मैं ना, आपने इतना सहज तरीके से बताया, चोट बहुत थोड़ी सी थी लेकिन ना मेरी मदर और मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो घबराहट के अंदर ना इतना पैनिक हुआ। फिर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, फिर वो लास्ट में, क्योंकि गए वो सिर्फ जस्ट 2 दिन के अंदर ही सेड, क्योंकि एक साइड पैरालिसिस हो चुका था। पर ना जो मैं एक फील कर पाती हूँ कि उनको ये पता था कि बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन तो मैं इस पैरालिटिक बॉडी के साथ तो नहीं रह सकता, क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये ऑपरेशन कर लो, ऐसे कर लो। मतलब अगर मुझे ये इस शरीर के साथ घर वापस ले भी गए तो उनके जैसा व्यक्ति वो नहीं रह सकता था। पर लास्ट में उनको इतना वीक देखकर, ऑफ कोर्स एज अ डॉटर मैं बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर लास्ट में वेंटिलेटर्स उन्होंने सजेस्ट किया तो हमने येस बोला उस चीज़ को। तो ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे ना बड़ा एक अच्छी फील आ रही है कि नहीं, हमने सोल को अलाउ किया कि तू अब अपनी डेस्टिनेशन खुद कर। मुझे लगता है कि मैं पर्सनली मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए उनकी मृत्यु को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इट्स अ न्यू लर्निंग आई एम टेकिंग फ्रॉम यू टुडे, या कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत एक अच्छी बात है ना, जैसा आपने भी बोला। या बट या समवेयर आई डोंट एक्सेप्ट इट। And now we can make a choice. Yes. अब हम एक चॉइस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ज्योति, आपके जो पिता हैं कोविड टाइम्स में गए और उस समय में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजन को खोया, तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ जब भी अपने डैड को याद करती हूँ कि वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ही वॉज अ मार्टियर, बिकॉज डेल्टा वेव से बहुत लोग इस समय जो सुन रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि कैसे गए हैं लोग उस समय, यंग लोग भी। तो वो हमारे घर के साथ एक आंटी थी, काफ़ी ओल्ड, ऑक्सीजन पे थी वो, और उनके पास कोई ऑक्सीजन को रेगुलेट करने के लिए नहीं था। तो वो उनकी मदद करने गए और उनकी मदद करने के चक्कर में उनको, वो आंटी तो बच गई, बाद में खैर वो भी सुधार गई, लेकिन उस समय वो बच गई। काफ़ी ओल्ड थी वो, 85 प्लस। मेरे तो डैड सिर्फ 66 ईयर्स के थे और हेल्दी थे, सब कुछ ठीक था। तो आप किसी की जान बचाने के लिए उन्होंने उसको अपने ऊपर ले लिया और वो 14 डेज़ फिर वो जो उनका स्ट्रगल चला है वो वॉज अ टफेस्ट पीरियड। और भगवान किसी को वो दिन नहीं दिखाए जो उस समय सब लोगों ने देखे हैं डेल्टा वेव में, जब ऑक्सीजन ही नहीं है इंसान के पास। ये मृत्यु की एक्सेप्टेंस और मृत्यु कितनी नेचुरल है, ये सब मुझे उस दौरान उन 14 दिनों में मैंने बहुत पढ़ा, बहुत समझा, तो पता चला कि शायद हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मेरे दोनों भाई बहन बाहर रहते हैं, अमेरिका में आ नहीं सकते थे, तो सिर्फ मैं अकेली थी और मेरी मॉम को भी कोविड था। तो मुझे सिर्फ अपनी मॉम दिख रही थी उस सिचुएशन में कि आई कैन नॉट ब्रेक डाउन। सो मैंने उनके साथ बहुत फ़ाइट किया, मतलब अपने डैड के साथ उन 14 दिनों में दिन रात मुझे कॉल आता था। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे उस समय, तो हॉस्पिटल्स भी नहीं थे। तो उस समय तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो हर रोज़ लगता था कि अब ठीक हो रहे हैं, अब आ जाएंगे, अब ठीक हो रहे हैं, अब आ जाएंगे। और अचानक से और दिन रात मेरी उनसे बात होती थी, बट वो टाइम ऐसा निकला कि मैं भी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे उनका वो वीडियो कॉल दिखता है हॉस्पिटल से आता हुआ, जो हमने स्मगल करके उनको फ़ोन दिया था। फ़ोन्स भी अलाउड नहीं थे, ब्लैक बॉक्स था उस समय।
और मेरे डैड भी ऐसे थे जो सफाई पसंद थे, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं रह सकते थे। तो उनके जो लास्ट वर्ड्स थे मुझे अभी भी याद है, जिस दिन वो गए उससे एक दिन पहले, कि मेरी अपनी भगवान से बात हो चुकी है और अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। आई वॉज नॉट रेडी टू बिलीव दैट इवन एट दैट टाइम। सो या, बट आई हैवेंट रियली ग्रीव्ड आफ्टर दैट, आई हैवेंट क्राइड। और मैंने किसी को अपने घर में रोने भी नहीं दिया, क्योंकि बोलते हैं 40 दिन अगर आप रोते हैं, बहुत ग्रीव करते हैं, मोन करते हैं, तो वो सोल जा ही नहीं पाती है, क्योंकि उसका प्यार आपको बांधे रखता है और आपको सोल को जाने देना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि सोल की जो अल्टीमेट रिलीज़ है वो इस बॉडी को छोड़ के है, वो भी खास तौर पे बॉडी जो सारे ऑर्गन्स उनके ख़त्म हो चुके थे। तो फिर हमने उसको एक्सेप्ट करा, हमने सिर्फ उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करा, क्योंकि वो इतनी विशालकाय पर्सनालिटी थे, गुरु थे इतने लोगों के लिए। तो उनके बस वो लास्ट वर्ड्स, और आप वो भी देखिए विधि का विधान, हिंदुइज्म में लड़का जो होता है, बेटा जो होता है, वो उनको लास्ट राइट्स करता है। मैंने अपने डैड के सारे लास्ट राइट्स करे, मेरा भाई नहीं कर पाया। और मैं यही सवाल आखिरी दिन तक भी पूछ रही थी अग्नि देते हुए कि मैं क्यों, मैं तो बेटी हूँ। ऑल्दो हम नहीं मानते ये सब, लेकिन शास्त्रों में तो यही है। तो उनका जवाब मुझे उसी रात को मिला जब मैं दहन करके आई थी, कि तुम्हें बेटी कभी समझा ही नहीं, तुम बेटा ही थे और तुमसे यही अपेक्षा थी, इससे कम अपेक्षा नहीं थी। फिर मुझे काफ़ी शांति वाली फीलिंग हुई, बिकॉज मेरे साथ वो मोमेंट हुआ है जब मेरे डैड का मुझे विजन आया और उन्होंने मुझे ये बात बोल के थोड़ा मन को शांति दी है। सो बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक हर का अपना एक पर्सनल मोमेंट होता है इन स्पेसेस में, और बहुत सुंदर। आई थिंक जब, क्योंकि जाने वाला भी जानता है उसको कब जाना है, और उनके शब्दों को पकड़ के उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में समय लग सकता है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हैं, भले ही हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, और इस चीज़ को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने में जैसे आपने समय लिया, आई थिंक बहुत सुंदर। देखिए, जब जन्म होता है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो डेथ के वक्त हम सेलिब्रेशन को क्यों क्वेश्चन करते हैं? तो हमें फ्रीडम होनी चाहिए उस चीज़ में। आई थिंक हमारा सोसाइटी, जो समाज है, देखिए ऑफ कोर्स हमारे समाज ने जो भी चीज़ें निर्धारित की हैं उसका एक पर्पज़ है, पर उस पर्पज़ में कहीं ना कहीं भय कब जुड़ गया, तो उसका वाइब्रेशन सब बदल गया। जैसे अभी ज्योति ने कहा कि लड़कियां जो मुखाग्नि हैं वो नहीं देती हैं, कि हमने तो ये पढ़ा है, पर हमारे शास्त्र, जो हमारे वैदिक सिविलाइजेशन है, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि लड़का या लड़की। सब जगह पे कुछ भी नहीं ऐसा लिखा हुआ। तो इट जस्ट दैट कि नीचे जब सिस्टम बदलने लगा, धीरे-धीरे डाउनलोड्स, क्योंकि हम ज़्यादातर ये देखते थे कि किसने ज़्यादा समय व्यतीत किया, उसको जो समय ऑब्वियसली लड़की चली जाती है शादी करके, तो पिता के साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर पाती, किसी भी सिचुएशन से हम कह लें, पर दोनों का रोल, दोनों ही उसी अंश से बने हैं। कपिल, आप क्या कहेंगे इस चीज़ में? मेरे फादर 2018 में 6 जनवरी सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्यागा, और वो पिछले 5 साल से लिवर सिरोसिस के पेशेंट थे। 2-3 बार काफ़ी गंभीर रूप से बीमार भी पड़े। तो कहीं ना कहीं हमारा मन उस चीज़ को समझ चुका था कि जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है, मगर इतना छोटा भी होगा ये भी नहीं सोचा था जी। तो जब उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा, तो छोड़ने से पहले तक ये था कि अभी उम्मीद है, मगर जब उन्होंने पार्थिव शरीर अपना सुबह त्यागा, तो कहीं ना कहीं एक मन में ये भी विचार आया कि उनके कष्टों को मुक्ति मिली और वो अपना नया जीवन अब आगे से शुरू कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये मन में एक उदासी भी थी कि अगर उनका साथ और लंबा होता, सर पे अगर हाथ होता, तो बड़ी अच्छी बात होती। तो ये दोनों ही विचार साथ साथ चल रहे थे मन में, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये समझ में आने लग गया कि मृत्यु एक सत्य है और हमें इसके आगे बढ़ना चाहिए। और जो पिताजी है, उनका अंश तो हमारे अंदर है ही, उनकी मेमोरीज़ हैं ही, कहीं ना कहीं हमें अभी भी गाइड कर रहे हैं। तो
जैसे कहते हैं कि हमेशा एक साया आपके साथ होता है, तो पिता का साया आपके सर के ऊपर हमेशा रहता है। तो वो फीलिंग थी, ये आज भी है, मगर जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो जीवन और मृत्यु के रहस्य को मैं और धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ। थैंक यू, बहुत सुंदर कपिल। और देखिए, हम कहते हैं कि जो जन्म लेता है, किसी का जन्म देखना, किसी को देखने को मिले, किसी के घर कोई पैदा होता है, वो भाग्यशाली है, वो फैमिली सेलिब्रेट करती है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आपको किसी की मृत्यु निकट से देखने को मिले, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी जो मृत्यु होती है आपको कितना कुछ वो सिखा देती है जो दुनिया भर का PhD आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको वो नहीं सिखा सकता। क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि देखिए ये व्यक्ति क्या लेकर जा रहा है, कुछ भी नहीं। वो चाहे 2000 करोड़ कमाता हो, चाहे 20 रुपये रोज़ का उसका दिहाड़ी हो, जाना सबको उसी तरीके से। आई थिंक बहुत सुंदर। तो अभी मैं चाहूँगा कि देखिए, हम मृत्यु की बात करते हैं, और जितना मैंने अपने तरीके से समझा है कि जब व्यक्ति का किसी के साथ कोई एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जैसे आपका आपके फादर के साथ, आपका आपके फादर के साथ, तो हमारी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन होती है उनके साथ, जो लास्ट कॉन्वर्सेशन होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो सृष्टि का मैसेज होता है हमारे लिए छुपा होता है। क्योंकि व्यक्ति उस समय में क्या होता है, वो शरीर में नहीं, वो एक अपने एक रियल होम से कनेक्शन में जुड़ गया है। तो जब तार जुड़ गया है तो वहाँ से मैसेज भी जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए बड़ा नेचुरल सा रहता है। तो आपको थोड़ा मैं चाहूँगा आप पीछे मुड़कर उसी याद में देखें और देखें कि आपके पिता के आपको लास्ट शब्द क्या थे, और वो शब्द आपके इस समय में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, कैसे आपके इर्द गिर्द वो शब्द घूम रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा कपिल आपसे पहले। हितेश जी, मेरे पिताजी का आखिरी संदेश जो मैं समझ पाया, उनका कहना ये था कि मेरा सफ़र अब यहीं तक था और इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। अपना जीवन खुशी से व्यतीत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा एक गाइडिंग फोर्स की तरह पीछे रहूँगा। और यही उनका एक संदेश था। हर संघर्ष को एक सामने से फेस करना, जीवन एक संघर्ष का नाम है, और हर किसी का सम्मान करना और जीवन को एक जिंदा दिली से जीना। मेरे साथ जैसे थे वैसे ही मेरे बाप भी रहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, आई थिंक जो सारे जीवन का सार है, संक्षेप में आपके पिता आपको इन शब्दों के माध्यम से देकर गए। थैंक यू, बहुत सुंदर। तो ज्योति, आप क्या कहेंगे? लास्ट 14 डेज़ में मेरे पापा से रोज़ ही बात हुई है, लेकिन आई थिंक जो मैसेज वो मुझे देना चाहते थे, तो एक पॉइंट इन टाइम आया था जब उनको व्हील करके लेके जा रहे थे कोविड वार्ड में, जहाँ पे मैं अलाउड नहीं थी। तो वो जो आई कांटेक्ट था वो मेरा ब्रेकडाउन मोमेंट था, बिकॉज़ पूरे दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि उनको एक स्पॉट मिल जाए हॉस्पिटल में। दैट वाज अ पीक ऑफ डेल्टा, पीक। तो उन्होंने मेरे बस आंखों में आंखें मिला के देखा और बोला कि यहाँ से मैं वापस नहीं आऊँगा और अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, पूरी फैमिली की। और मेरे डैड हमेशा से यही सिखाते आए हैं बचपन से, दो चीज़ें। पहली चीज़ कि पूरी फैमिली को यूनाइटेड रखना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई बहनों में हमेशा किसी भी चीज़ को लेके मनमुटाव हो सकता है। फैमिली ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कम व्हाट में। उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी थी, बिकॉज ही केम फ्रॉम अ वेरी ब्रोकन फैमिली। और दूसरा ये कि अपनी लाइफ ना इंडिपेंडेंटली जीना है और जितना कमाना है उसको विभाजित करना है, देना है बस। तो अपना हाथ हमेशा ऐसे रखना है। वो बस लास्ट 2 मैसेजेस की सबको साथ में रखना है, ईगो नहीं लानी बीच में, और हमेशा अपना हाथ देने के टाइम पे बस देना है, अपने आप आएगा। सो उसके बाद मुझे अंदर से पता तो था कि शायद यहाँ से वापस नहीं आएंगे, लेकिन उस समय आप थोड़े डिनाइल में होते हो। तो आई थिंक आई एम कम्प्लीटली लिविंग बाय हिज मैसेजेस एंड थैंकफुली आवर फैमिली इज़ वेरी वेरी टाइट एंड यूनाइटेड।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अमूल्या, आप क्या कहेंगे? जब हमने उनको एक पेपर और पेन दिया, क्योंकि वो एक ऐसे ट्रांस में थे कि वो मतलब हम देख रहे हैं कि वो है नहीं इधर, वो फिजिकली उनकी आंखें है ही नहीं इधर। वो यूजुअली जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो वो ध्यान में बैठ जाते थे, और मैं देख रही थी कि वो ध्यान में बैठ ही नहीं रहे, पिरामिड के नीचे हैं लेकिन वो ध्यान में बैठ ही नहीं रहे, एंड वो कहीं ट्रांस में जा रहे हैं। तो हमें एक थॉट आया कि चलो यार एक पेपर और पेन देते हैं, देखते क्या है, क्योंकि वो लिखने की स्थिति में तो ऐसे कर्सिव एंड राइटिंग की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन उन्हें शब्द लिखे थे। और उन्होंने ये शब्द लिखा था, एक वाक्य लिखा था, बी एन ऑब्जर्वर, एक दृष्टा भाव में रहें। तो तब लग रहा था क्या बी एन ऑब्जर्वर, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर एक चीज़ को उनको पता है, बिकॉज हर एक सोल जानता है, ज्ञानी तो होते हैं, तो उनको पता था कि इस स्थिति में हमें सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, कैसे लोग हैं, कैसे हम हैं, कैसे चीज़ें बदलेंगी जब वो फिजिकली नहीं रहेंगे। और एक जब आप एक संस्था में होते हो, आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि आप क्या सही है क्या गलत है, वो आपको खुद की चॉइस होती है। तो बी एन ऑब्जर्वर अभी इतना काम में आ रहा है कि जानना कि कुछ भी बाहर में हो आपके साथ, आपको उसको जज नहीं करना। अगर आपको लोग जज करें, उसको जज नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व करो। तो अभी सच्ची में इट्स अ ब्यूटीफुल, कैसा इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज, वेरी जी, वेरी जी, पावरफुल इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, है ना। हम शिव भगवान को मेडिटेट करता हुआ देखते हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं माँ पार्वती उनके इर्द गिर्द बच्चों के साथ एंगेज करती हैं, शिव के गणों के साथ, शिव की फैमिली के साथ एंगेज करती हैं। तो ये दोनों हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रतीक हैं। शिव भगवान क्या ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वेशन हमें सिखाते हैं कि दैट हम दृष्टा भाव से जीना सीखें। जहाँ कहीं हम शक्ति भी अपने अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ हम एंगेज होते हैं, वहाँ हमें अपने आप में दृष्टा भाव भी लेकर चलना है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। भानु, आप बताइए आपके फादर के लास्ट वर्ड्स जो आपके साथ रहे। टू बी ऑनेस्ट, लास्ट जब आप वर्ड्स बोल रहे हो ना, तो क्योंकि वो बोले नहीं थे, लेकिन ना मैं उस लास्ट से ना जस्ट 2 साल पहले जाती हूँ, जो अभी हमारी एक मेमोरी की बात हो रही थी। दिस इज़ इन द मंथ ऑफ मई 2015। मैं और श्री हरि भाई, मेरे फादर साहब, हम ट्रैवल कर रहे थे इंदौर से दिल्ली, तो दोनों साथ में बैठे थे। वो मोमेंट्स वो मैं भूल नहीं सकती। उन्होंने पूरे ना 15 मिनट अपनी मृत्यु के बाद के कार्यक्रम को मुझे डायरी में लिखवाया था जी। मतलब वो बोलते जा रहे थे और मैं सिर्फ लिख रही थी, और इतना रो रही थी मैं। अभी बात करते करते ना मुझे वो पूरा ही एकदम मेमोरी आ गई है। एंड ही सेड, देख, पूरी लाइफ जो है ना एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है। जब मैं चला जाऊंगा, राइट हैंड साइड में बैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा वाला फोटो चाहिए, हॉल बड़ा होना चाहिए, और इतना नृत्य होना चाहिए, इतना म्यूजिक होना चाहिए, इतनी सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि दुनिया को ये बोलो कि लाइफ इज सेलिब्रेशन बिफोर एंड आफ्टर। मतलब एक जिंदगी उत्सव है। और मैंने ना उनकी पूरी लाइफ में उनको हमेशा हंसते हुए देखा है। डांट की तो खैर बात है, जो हमें डांटते थे, पर दुनिया में हर एक के साथ वो सिर्फ हंसते थे। ही वॉज सच अ जॉली नेचर पर्सन एंड ऑलवेज हैप्पी। और उन्होंने दुनिया के ना बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत टेंशन्स देखी हैं, पर हमने उनको ना बाहर किसी ने भी उस टेंशन में या वैसे भाव में नहीं देखा। तो मुझे वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज भूलती नहीं है। जब एक एक चीज़ की, देख मैं तो नहीं होऊंगा, पर मेरा प्रोग्राम मेरे विजन के अंदर ये है, ये ऐसे ही होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही चला जो उन्होंने उस दिन वैसे बोला। प्रॉबेबली 2 साल पहले ही उन्होंने शायद वो डाउनलोड कर लिया होगा। ऑल्दो इट वॉज वेरी टफ एज अ डॉटर दैट टाइम, बट देन वी सेलिब्रेटेड। हमने बहुत सेलिब्रेट किया उनके मृत्यु को। मतलब जैसे ओशो भी बोल के गए ना, सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। सो थैंक यू टू हिम कि टॉट अस द सेलिब्रेशन। आई थिंक आपके माध्यम से, आपके पिता के माध्यम से हम ये भी चीज़ को जान पा रहे हैं कि जैसे जब हमारा बर्थ होता है, हमें 9 मंथ्स पहले पता चलता है। मृत्यु भी हमें कहीं ना कहीं, अगर हम एक सचेत अवस्था में रहते हैं, कॉन्शियस अवस्था में, तो हमें उसका मैसेज पहले मिलता आ जाता है।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस कॉन्वर्सेशन के लास्ट पड़ाव की ओर। आप सबके सामने एक एनवेलप पड़ा है, आप उस एनवेलप को खोलिए, देखिए उसके अंदर क्या है। Wow, so beautiful. It's a picture. यस, ये आपके और आपके पिताजी की जो मम्मा एक भी है कोई साथ में। जी जी बिल्कुल, Wow, so जो आपकी कोई मेमोरेबल याद है उनके साथ। तो आप इस पिक्चर पर एक मैसेज लिख सकते हैं इसी फोटो के नीचे। बिल्कुल आप उनके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नोट लिखना चाहते हैं। देखिए शब्द कम पड़ जाएंगे, पर हम उनका जो ग्रैटिट्यूड है, जो उनके प्रति हमारा जो धन्यवाद है, वो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चा अगर माता पिता से एक चीज़ लेता है और बड़ा होकर 10 चीज़ें उनके लिए करने की कोशिश करता है, उनको खुशी और ज़्यादा देने की कोशिश करता है, पर जो हमें माता पिता से मिला है वो कभी भी वापस नहीं किया जा सकता, उसका कभी भी कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। क्योंकि पिता हमें सींचते हैं, माँ हमें 9 महीने के लिए अपने पेट में रखती हैं, तो जो जीवन हमें उनसे मिला है उसको कभी भी वापस नहीं किया जा सकता। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन जो हमने फादर्स डे पे जो स्पेशल कॉन्वर्सेशन आप सबके साथ करी है, बहुत ही सुंदर, बहुत मज़ा आया। और मुझे अपने पिता के साथ भी जो कनेक्शन है मेरे ख्याल से वो और डीपन, क्योंकि जब मैं आपको थैंक यू कहते सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर से भी वो थैंक यू की आवाज़ आती है। और जब आप अपने अनुभव के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हालांकि मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं, पर मुझे लगता है कि जो प्यार उनका है वो किसी और ही स्तर पर मैं देख पाता हूँ जब आपके अनुभवों से उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि हम स्मेल करते हैं, यू स्मेल द लव। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी ये इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू, एंड मुझे लगता है हमें सब को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को है। और इसी से ही जब हम एक दूसरे से सीखते हैं, इसी सीख से हम अपने आप को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे सब दर्शक जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए। पिता जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, पिता जब हम गिर जाते हैं फिर हमें उठाते हैं, और इसी दृष्टि से अपने पिता को अपने दिल में रखेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, और अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो करते जाएंगे, पर उनको दिल में आदर देकर। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और कामना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो। हैप्पी फादर्स डे टू यू फ्रॉम द PMC हिंदी फैमिली। धन्यवाद। हैप्पी फादर्स डे।